हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। सबसे पहले आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाइयाँ। प्रार्थना करती हूँ भगवान राम आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे भारत में अभी उत्सव जैसा माहौल है। आज ही भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरा भारत राममयी हो चुका है। भगवान श्री राम में रम चुके हैं लोग। राम नाम का जप हर जगह हो रहा, और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वही उल्लास, वही खुशी है श्री राम के आगमन को लेके। जिससे फिलहाल मदर अर्थ की एनर्जीज पहले से काफ़ी पॉजिटिव है, और ये समय ट्विन फ्लेम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये समय अयोध्या नगरी के लिए अच्छा माना जा रहा, क्योंकि शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा काफ़ी बढ़ चुकी है। जहाँ अब से रामायण का पाठ होगा, भजन होंगे, महायज्ञ होंगे, संगीत नृत्य सब कुछ श्री राम को समर्पित किया जा रहा है। लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए वहाँ जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा होती, वहाँ कार्मिक सिचुएशंस कम होती। वो शहर, वो राज्य, वो देश हर तरह से प्रगति करता है जहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ऊंची होती है। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या की बात मैंने अचानक से क्यों की। वो भी आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। क्योंकि श्री राम और माँ सीता को लेके काफ़ी फॉल्स प्रोग्रामिंग की जा रही है, जो कि ट्विन फ्लेम्स गुरु माने जाते हैं। पर शुरुआत करूँगी कुछ डीएफ्स के सवाल से, कि एक डीएफ ने पूछा, क्या स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट और डिवाइन काउंटर पार्ट डिफरेंट होते? तो नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ट्विन फ्लेम कहो, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट कहो, या डिवाइन काउंटर पार्ट कह दो, बात एक ही व्यक्ति की हो रही है। यानी आपके डीएम और डीएफ की, आपके अदर हाफ की। क्योंकि काउंटर पार्ट का मतलब ही होता है अदर हाफ। आपका ट्विन फ्लेम ही आपको स्पिरिचुअल पाथ पे, इनर वर्क की ओर लेके आता, इसलिए स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट बोलते हैं, और डिवाइन काउंटर पार्ट भी बोलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बाकी हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपके इस स्पिरिचुअल पाथ पे सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो उन्हें आप सोलमेट कह सकते हैं, पर आप उन्हें स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट या डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं कह सकते। फिर दूसरा सवाल एक डीएफ का, कि मैम आपके डीएम मैरिड हैं, तो क्या आपकी लाइफ में सोलमेट है? क्योंकि कई दूसरे चैनल्स दावा करते हैं कि ट्विन फ्लेम से विवाह ना हो, ट्विन फ्लेम से शादी ना हो, तो सोलमेट भेज दिया जाता है। सो द आंसर इज, वी ऑल हैव डिफरेंट स्टोरीज। ठीक है, कहा जाता है कि सोलमेट भेजा जाता है, और चलो, कई ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में आए भी होंगे सोलमेट, पर ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में सोलमेट ही आए। और आप लोग गलती ये करते हैं, मैंने पहले भी अलर्ट किया है इस बात को लेके, कि किसी भी दूसरे चैनल की गाइडेंस सुनते हैं तो उसे अपनी स्टोरी में ज़बरदस्ती फिक्स मत कीजिए, अटैच मत कीजिए कि सबकी लाइफ में सोलमेट आएगा। कि बस अब किसी चैनल पे बता दिया गया कि सोलमेट आता है, अच्छा ट्विन फ्लेम तो किसी और के साथ मैरिड है तो आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा, तो आएगा ही आएगा। हाँ, आप सोचने लग जाते हैं ऐसा होगा ही। तो ये गलती मत कीजिए। मैं बार बार समझाती हूँ, सिर्फ 2-3 ऑथेंटिक चैनल्स ढूंढ लें जहाँ आप 100% श्योर हैं कि उस चैनल पे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है, ना दी जा रही है। आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करवाया जा रहा। और यहाँ मैं
बताऊंगी कि एक ट्विन फ्लेम जिसका सरेंडर माइंडसेट हो जाता है, तो जर्नी को लेके वो क्या सोचता है, सोचती है इस स्टेज पे, तो वो हर तरह की अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन को रिलीज कर चुका होता है या कर चुकी होती है, जो भी आप हो। जब कहा जाता है कि सरेंडर स्टेज में वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो जाती है पूरी, तो इसका मतलब तो ट्विन फ्लेम ना काउंटर पार्ट का वो ट्विन फ्लेम ना काउंटर पार्ट का वेट कर रहा, ना किसी सोलमेट का करता है। जो भी इस सरेंडर माइंडसेट में आ जाता है, वो ट्विन फ्लेम ना अपने डीएम का डीएफ का वेट कर रहा है, ना किसी सोलमेट का, ना किसी कार्मिक का। सरेंडर माइंडसेट वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में कौन आएगा और कौन जाएगा। सरेंडर में व्यक्ति ना पास्ट का सोचता है, ना फ्यूचर का। इसलिए मैं ऐसी वीडियोस लाती ही नहीं हूँ कि भाई अगर ट्विन फ्लेम नहीं आता लौट के तो सोलमेट तो पक्का आएगा। ऐसी वीडियोस से होता क्या है, आप फिर एक उम्मीद पा लेते हैं। मान लो आपने 3 साल 4 साल अपने डीएम का वेट वेट कर करके आप थक गए और बड़ी मुश्किल से आप सरेंडर की स्टेज में आए। आपने जैसे टैप इन किया एंड सडन आपके सामने गाइडेंस आ जाती है कि नहीं नहीं फिक्र मत करो, अगर ट्विन फ्लेम लौट के नहीं आएगा, ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो भाई आपकी लाइफ में सोलमेट भेज दिया जाएगा। तो होता क्या है उससे, क्या आप उस गाइडेंस को सुन के फिर से एक होप, एक उम्मीद में आ जाते हो। वो एक 1% वाली एक्सपेक्टेशन आपकी फिर से बढ़ जाती है। आप फिर एक उम्मीद पाल लेते हैं सोलमेट आने की, फिर वही वेटिंग एनर्जी, फिर वही एक्सपेक्टेशन। मतलब ट्विन फ्लेम को लेके वेटिंग एनर्जी आपकी ख़त्म हुई ही थी कि अब आपने सोलमेट के लिए आपकी वो वेटिंग एनर्जी शुरू हो जाती है। तो यहाँ फिर इस स्टेज को सरेंडर स्टेज में बोल ही नहीं सकते, बोला ही नहीं जा सकता। मतलब कहा जाता है कि सरेंडर स्टेज में वेटिंग एनर्जी से पूरा बाहर आ जाता है ट्विन फ्लेम। तो वेटिंग एनर्जी से बाहर आना मतलब कि ना अब उसको ट्विन फ्लेम के आने की उम्मीद है, ना किसी सोलमेट की। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति के लिए वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो गई तो अब दूसरे के लिए शुरू कर दें, नहीं। फिर वो वेटिंग एनर्जी फिर किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रहती है सरेंडर माइंडसेट में। और सरेंडर स्टेज बहुत चैलेंजिंग होती। अगर डीएम लौट के नहीं आता तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बस एक ही ऑप्शन रहता कि आप जर्नी के आउटकम को लेट गो कर दो, अपना कंट्रोल छोड़ दो और सरेंडर कर दो। यानी बाकी की लाइफ इनर वर्क और डिवाइन को समर्पित कर दो। और ऐसा ही होता है सरेंडर स्टेज में। वो व्यक्ति जो सरेंडर माइंडसेट में होता, जो स्टेज पे आ जाता, ये सिर्फ उसी को पता चल पाता है जो उस प्रोसेस से निकलता है, जो स्टेज से निकल पाता है। जब आप उस स्टेज से निकलोगे तब भी मेरे इन वर्ड्स को आप तब समझ पाओगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैम कि किसी का वेट नहीं रहता है। वो तब आप समझोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे। आप अपनी पूरी लाइफ इनर वर्क और डिवाइन को समर्पित कर दी है, ऐसा होता है। और जिनसे ये समर्पण होता नहीं है, वो अगर नहीं कर पाते हैं समर्पण, तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, जर्नी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेंगे, डिवाइन को कुछ भी बोलते रहेंगे या ट्विन को इतना कोसेंगे, इतना कोसेंगे। इट मीन्स ये रोने चिल्लाने वालों का, शिकायत करने वालों का पूरा कंट्रोल रहता है रिजल्ट्स में, कि वो आ क्यों नहीं रहा है, उसे तो आना ही चाहिए। तो यहाँ डिवाइन आपको शो कर रहे हैं कि मेन प्लेयर कौन है इस जर्नी का। आप कुछ नहीं कर सकते रीयूनियन को लेके, सब डिवाइन के हाथ में होता। आपके बस का कुछ है तो सिर्फ इनर वर्क। और ऐसे
ऐसा क्या है जो आपको सरेंडर स्टेज में नहीं आने देता? कई चैनल्स ने चला रखा है, चार्म्स रीडिंग, रंगोली रीडिंग, डीएम की करंट एनर्जी, डीएम का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और इनमें वो 100 to 200 चार्जेस ले रहे होते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये टोटली टाइम वेस्ट है। इसको इनर वर्क नहीं बोलेंगे हम, जो इस तरह का बिजनेस चला रहे हैं अपने चैनल्स पे। ये टोटली टाइम वेस्ट है ट्विन फ्लेम्स का। आपको क्या करना है डीएम के नेक्स्ट मूव से? आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए ना। इस तरह का पैकेज लाना मतलब ट्विन फ्लेम्स को मार्ग से भटकाना। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि कोई एक वीडियो ऐसा लाऊं जिसमें वो सारे थंबनेल्स बताऊंगी जो मिसगाइड करने वाले होते हैं और जो सिर्फ आपकी डिज़ायर ऑब्सेशन का फ़ायदा उठाकर लगाए जाते हैं। तो क्या है, आप नेक्स्ट टाइम अलर्ट रहेंगे। पर मुझे टाइम चाहिए ऐसे थंबनेल्स को सर्च करने के लिए, क्योंकि कई सारे चैनल्स हैं और बहुत सारी वो गाइडेंस लाते हैं जो मिसगाइड करने वाली होती है। आपको प्रोवोक किया जाता है, आपकी डिज़ायर का फ़ायदा उठाया जाता है कि अच्छा सामने वाला भी ऑब्सेशन में है, डिज़ायर में है, ये थंबनेल लगा लो, वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो कंप्लीट सरेंडर स्टेज जब होती तब कॉन्शियसनेस ऐसी होती कि परवाह नहीं होती है कि कौन लाइफ में आएगा या कौन जाएगा। सरेंडर कॉन्शियस में होता ही ऐसा है कि यूनियन कब कहाँ कैसे होगा इसका कंट्रोल आप पूरी तरीके से डिवाइन को दे देते हो। तो ये जवाब था सोलमेट को लेके जिस डीएफ ने पूछा था। और ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक छोटा सा वीडियो है 6 से 7 मिनट का, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मिल जाएगा। और कई सारे भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये डिफरेंस को क्लियर किया है। और अब आती हूँ सबसे ज़रूरी गाइडेंस पर, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन पहले मैं वीगन फूड को लेके काफ़ी कम्युनिटी पे पोस्ट कर रही थी, तब एक डीएफ का कमेंट था कि श्री राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों में मांस खाया जाता है, तो वनवास के दौरान श्री राम ने भी खाया ही होगा। और लास्ट ईयर दिसंबर में एक मूवी आई थी अन्नपूर्णी, कब आई कब गई पता ही नहीं चला और बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि मूवी में जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरोइन होती है, हीरोइन को शेफ़ बनना होता है, पर वो ब्राह्मण होती है और उसके पिता भगवान श्री विष्णु के भक्त होते हैं और मंदिर के पुजारी होते हैं। पर हीरोइन के लिए चैलेंज होता कि अच्छा शेफ़ बनना है तो नॉनवेज बनाना ही होगा। तो उसे हेजिटेशन होता है कि अ, उसको उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर वो नॉनवेज बना लेती है। पर उसका सपना भी होता है कि उसको बहुत अच्छा शेफ़ बनना है। तो वो धर्म संकट में फंस जाती है। फिर मूवी का जो हीरो होता है वो मुस्लिम होता है। वो सडन पता नहीं कहाँ से रामायण का कोई श्लोक बोलकर हीरोइन को कन्वीनियंस करता कि वनवास के दौरान श्री राम लक्ष्मण माँ सीता ने मांस खाया था। यानी यहाँ फॉल्स प्रोग्रामिंग कैसे की जा रही है, रामायण का उदाहरण देखकर, रामायण का एग्जाम्पल देकर, रामायण का श्लोक ला के प्रस्तुत करके मांसाहार को जस्टिफाई किया जा रहा, सही ठहराया जा रहा, प्रोवोक किया जा रहा है पब्लिक को कि वो मांस खाए। यानी मांस खाना गलत नहीं है। पर वास्तव में जिस श्लोक का वो उदाहरण देते हैं उसमें मांस शब्द जो होता है उसके दो मतलब होते हैं। एक मांस जो जानवरों का होता है गोश्त बोलते हैं, और दूसरे मांस का मतलब फल के अंदर का गुदगुदा हिस्सा, जो गुद्दा होता। तो फल के अंदर के गुदगुदे हिस्से को भी मांस बोला जाता है हिंदी अर्थ में। तो जिनको शब्दों का मतलब पता नहीं होता वो अर्थ भी गलत निकाल लेते हैं।
फिर बात करते हैं क्षत्रिय होने की, तो क्षत्रिय एक से ज़्यादा शादियाँ भी करते थे, पर श्री राम ने तो नहीं की। पर लोग भूल जाते हैं कि श्री राम क्षत्रिय होने के साथ ही श्री विष्णु के अवतार भी थे। कोई साधारण क्षत्रिय नहीं थे, श्री राम की मांस खाते। जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने माता पिता को, पूरे परिवार को कहा कि वो वनवास के दौरान किसी भी जानवर की हत्या नहीं करेंगे, मांस का भक्षण नहीं करेंगे, सिर्फ कंदमूल खा के, फल खा के ही वो गुजारा करेंगे। पर बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हिंदू देवी देवताओं को लेकर हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मनगढ़ंत बातें बताई जाती है, उनके बारे में बदनाम किया जाता है, झूठी बातें फैलाई जाती है कि शिव शक्ति ऐसे थे, राधा कृष्ण ऐसे थे, सिया राम ऐसे थे। तो जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं, जो भी बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो वो अपना कर्मा ही खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और बाकी लोगों का छोड़ो, वो उनका कर्मा है, वो भोगेंगे। पर ट्विन फ्लेम्स को मैं कहूँगी, ट्विन फ्लेम्स किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, पर अगर आप ये सोचते हो कि, मानते हो कि हाँ हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ, पर आप राम सीता, राधा कृष्ण, शिव शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, आपके मन में उनके लिए सम्मान नहीं है, आप उनको ट्विन फ्लेम गुरु नहीं मानते, ट्विन फ्लेम नहीं मानते, क्योंकि वही इंस्पिरेशन है ट्विन फ्लेम्स के लिए। उन्हीं से हम सीख रहे हैं, उन्हीं से हम अनकंडीशनल लव सीख रहे हैं, सेवा कैसे करनी है वो हम सीख रहे हैं, ह्यूमनिटी को कैसे सर्व करना है, धर्म को कैसे स्थापित करना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, सब हम इनसे सीख रहे हैं। शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, यही हमारे इंस्पिरेशन है। तो अगर आप किसी दूसरे धर्म में होने के बावजूद भी इनका सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको खुद को ट्विन फ्लेम कहने का कोई हक नहीं है, आपको इस जर्नी में रहने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रीयूनियन का नाम नहीं है कि काउंटर पार्ट से शादी हो गई तो चलो सब खत्म। आप अपने सबकॉन्शियस में क्या डाल रहे हो, उसी से तय होता है कि आप इस जर्नी को जी रहे हो। सबकॉन्शियस में जो होता है, उसी अनुसार हमारा इनर वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना इनर वर्क करते हैं। अगर शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता को लेके आपकी सोच ही गलत होगी, तो आप अपनी इस जर्नी को पूरा कैसे कर सकते हैं? कभी ये जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ऐसी फॉल्स गाइडेंस से बचिए और अपने चित्त में शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता के लिए पूरा पूरा सम्मान रखिए, प्रेम रखिए, क्योंकि यही आपकी जर्नी में आपका सहयोग दे रहे हैं। इन्हीं से आपकी जर्नी पूरी होती है। और सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेक श्योर वो 100% ट्रुथ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।